हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रतन स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोगों के लिए रेलवे एनटीपीसी पर आधारित सामान्य विज्ञान लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, अभी तक जितने भी रेलवे एनटीपीसी के पेपर हुए हैं उसको ध्यान में रखकर मैं आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि ये वीडियो मिस मत करिएगा और इससे पहले जितने भी मैंने वीडियो बनाया है सामान्य विज्ञान पर आधारित, उन सभी वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देर के हुए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। यहाँ देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है। देखिए जिस प्रकार स्क्रीन पे आपको दिखेगा वैसे तो आप लोग इसको याद करिए, बट जिस प्रकार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाएगा वैसे भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, उसको भी नोट करते जाइएगा। ठीक, तो यहाँ देखिए दोस्तों, पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है। अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछ लिया जाए कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, तो आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरता हो, जिसे ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव किया जाता है, उसे पदार्थ कहा जाता है। कहने का मतलब है, अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में दोस्तों ये आ जाए, वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है, जिसे ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सके, कहने का मतलब महसूस किया जाए, उससे हम लोग क्या कहते हैं, तो हमारा जवाब, हमारा उत्तर क्या होगा दोस्तों, पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ। तो आप इसको ध्यान में रखते हुए 2 से 3 बार जरूर पढ़िएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आइस मिक्सचर में नमक व बर्फ का अनुपात 1:3 होता है। यहाँ ध्यान से देखिए इसको, आइस मिक्सचर में नमक व बर्फ का अनुपात कितना होता है। देखिए प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार पूछेगा। देखिए एक बार जिस प्रकार ये लिखा है इसको आप लोग नोट करते जाइए, बट जिस प्रकार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछता है वैसे भी मैं आप लोगों को बताता हूँ, तो वैसे भी आप लोग 2 से 3 बार पढ़िएगा। आइस मिक्सचर में नमक व बर्फ का अनुपात कितना होगा, तो आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों, 1:3, 1:3 होता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, जल में अशुद्धियां मिलाने पर क्वथनांक बढ़ता है। जल में अशुद्धियां मिलाने पर क्वथनांक बढ़ता है। कहने का मतलब है, जल में अशुद्धियां मिलाने पर क्या बढ़ता है, तो आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों, क्वथनांक बढ़ता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रेशर कुकर में जल का क्वथनांक लगभग 120 डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखिए प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार पूछ लेगा, प्रेशर कुकर में जल का क्वथनांक लगभग कितना होता है, तो आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों, 120 डिग्री सेल्सियस। 120 डिग्री सेल्सियस यानी कि 120 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है। अब देखिए प्रतियोगी परीक्षाओं में कैसे प्रश्न पूछ लेगा दोस्तों, जल का घनत्व कितने डिग्री पर सर्वाधिक होता है। जल का घनत्व कितने डिग्री पर सर्वाधिक होता है, तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर होगा, जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है। अब 2 से 3 बार मेरे तरह पढ़िए ताकि इस क्वेश्चन का जो आंसर है, जो पॉइंट है, वो आपके दिमाग में डायरेक्टली बैठ जाए। देखिए जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है। जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है। क्लियर। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों, जल का शुद्धिकरण आसवन विधि से होता है। जल का शुद्धिकरण आसवन विधि से होता है। अब देखिए प्रतियोगी परीक्षाओं में कैसे प्रश्न बन जाएगा, जल का शुद्धिकरण किस विधि से बनता है। कहने का मतलब है, जल का शुद्धिकरण किस विधि से होता है, तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों, जल का जो शुद्धिकरण होता है वो आसवन विधि द्वारा होता है। जल का जो शुद्धिकरण होता है वो आसवन विधि से होता है। किस विधि से होता है दोस्तों, आसवन विधि से होता है। क्लियर। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं दोस्तों, बादल से वर्षा का होना संघनन का उदाहरण है। बादल से वर्षा का होना संघनन का उदाहरण है। कहने का मतलब है, प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार प्रश्न पूछ लेगा, बादल से वर्षा का होना किसका उदाहरण है। बादल से वर्षा का होना किसका उदाहरण है, तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों, संघनन, संघनन का उदाहरण है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, कपूर का शुद्धिकरण, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस पॉइंट। कहने का मतलब है, कपूर का शुद्धिकरण ऊर्ध्वपातन विधि से होता है। अब देखिए प्रतियोगी परीक्षाओं में कैसे प्रश्न पूछेगा दोस्तों, कपूर का शुद्धिकरण किस विधि से होता है। अभी तक देखिए, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, जल का शुद्धिकरण किस विधि से होता है, तो आसवन विधि से होता है। अब देखिए एक क्वेश्चन और ये बना, कपूर का जो शुद्धिकरण होता है वो
किस विध से होता है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों ऊर्ध्वपातन विध से। इससे पहले अभी हमने क्या पढ़ा था कि जल का जो घनत्व होता है, जल का जो शुद्धिकरण होता है किस विध से होता है? आसवन विध से। और यहाँ पे देखिए कपूर का जो शुद्धिकरण है वो किस विध से होता है? ऊर्ध्वपातन विध से। कपूर का शुद्धिकरण ऊर्ध्वपातन विध से होता है। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मोम का पिघलना, मांसपेशी का सिकुड़ना व फैलना भौतिक परिवर्तन है। अब देखिए प्रतियोगी परीक्षाओं में कैसे प्रश्न बनेगा दोस्तों? मोम का पिघलना, मांसपेशी का सिकुड़ना व फैलना किसका परिवर्तन है? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों भौतिक परिवर्तन है। क्या है? मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, मांसपेशी का सिकुड़ना या फैलना ये भी भौतिक परिवर्तन होता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ब्रोमीन जल को रंगहीन एसिटिलीन बनाता है। अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में ये आ जाए दोस्तों ऐसे प्रश्न कि ब्रोमीन जल को कैसे बनाता है, तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों? ब्रोमीन जल को रंगहीन एसिटिलीन बनाता है। ब्रोमीन जल को रंगहीन एसिटिलीन बनाता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, परिवर्तन। परिवर्तन तत्व का उदाहरण तांबा है। यानी कि जो परिवर्तन यानी कि जो संक्रमण है, ट्रांजिशन, क्या होगा दोस्तों? परिवर्तन यानी कि ट्रांजिशन, संक्रमण तत्व का उदाहरण तांबा है। ठीक? नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, अमोनिया साइनेट को गर्म करने से यूरिया प्राप्त होता है। कहने का मतलब है अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार प्रश्न बने तो आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों। कहने का मतलब है अमोनिया साइनेट को गर्म करने से क्या प्राप्त होता है? तो आपका जवाब क्या होगा दोस्तों? यूरिया। यूरिया इज द राइट आंसर। अमोनिया को गर्म करने से क्या प्राप्त होता है? यूरिया। साइनेट को गर्म करने से क्या प्राप्त होता है? यूरिया। ठीक? तो एक पॉइंट तो ये यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, बट दो प्रकार से जो मैंने क्वेश्चन बोला है उसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अमोनिया को गर्म करने से यूरिया प्राप्त होता है, साइनेट को गर्म करने से क्या प्राप्त होता है? यूरिया प्राप्त होता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, जस्ते का फूल जिंक ऑक्साइड यौगिक को कहा जाता है। जस्ते का फूल जिंक ऑक्साइड यौगिक को कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक नमी एवं ऑक्सीजन होता है। लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक नमी एवं ऑक्सीजन होता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, सौर हवाएं प्लाज्मा नामक पदार्थ को बनी होती है। सौर हवाएं प्लाज्मा नामक पदार्थ की बनी होती है। अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में आ जाए कि सौर हवाएं प्लाज्मा नामक पदार्थ की बनी होती है, अगर ये आ जाए कि सौर हवाएं किस पदार्थ की बनी होती है, तो आपका जवाब क्या होगा दोस्तों? प्लाज्मा नामक पदार्थ की बनी होती है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, ट्रांसफर का क्रोड नर्म लोहे का बना होता है। ट्रांसफर का क्रोड नर्म लोहे का बना होता है। अगर प्रतियोगी परीक्षाओं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस प्रकार प्रश्न आ जाए कि ट्रांसफर का जो क्रोड बना होता है वो किससे बना होता है, तो आपका जवाब क्या होगा दोस्तों? नर्म लोहे। नर्म लोहे से ट्रांसफर का क्रोड बना होता है। नर्म लोहे से ट्रांसफर का क्रोड बना होता है। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। लोहे के साथ कार्बन का रासायनिक यौगिक, यहां देखिए दोस्तों, लोहे के साथ कार्बन का रासायनिक यौगिक सीमेंटाइट कहलाता है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा प्रतियोगी परीक्षाओं में दोस्तों, लोहे के साथ कार्बन का रासायनिक यौगिक क्या कहलाता है, तो आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों सीमेंटाइट कहलाता है। सीमेंटाइट कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, ठोस अवस्था में अग्निशामक के रूप में सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। ठोस अवस्था में अग्निशामक के रूप में सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, वह तत्व जो स्टील के समान मजबूत पर भार में उसकी आधी होती है टाइटेनियम कहलाता है। अब देखिए प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन कैसे बनेगा दोस्तों, वह तत्व जो स्टील के समान मजबूत पर भार में उसकी आधी होती है क्या कहलाता है, तो आपका जवाब, आपका उत्तर हो दोस्तों टाइटेनियम। टाइटेनियम इज द राइट आंसर।
वह तत्व जो स्टील के समान मजबूत पर भार में उसकी आधी होती है टाइटेनियम कहलाती है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, शुष्क चूने पर क्लोरीन प्रवाहित करने पर ब्लीचिंग पाउडर बनता है। शुष्क चूने पर क्लोरीन प्रवाहित करने पर ब्लीचिंग पाउडर बनता है। अब देखिए प्रतियोगी परीक्षाओं में यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे क्वेश्चन प्रश्न बनेगा। शुष्क चूने पर क्लोरीन प्रवाहित करने पर कौन सा पाउडर बनता है दोस्तों? ब्लीचिंग पाउडर बनता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, अब यहाँ देखिए दोस्तों प्रतियोगी परीक्षाओं में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे क्वेश्चन प्रश्न बनेगा। आवारा तत्व किसको कहा जाता है? आवारा तत्व किसको कहा जाता है? तो आपका जवाब आपका उत्तर हो दोस्तों हाइड्रोजन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस पॉइंट। क्लियर। आवारा तत्व क्या है दोस्तों? हाइड्रोजन। ऐसे याद करिए, आवारा तत्व हमारा हाइड्रोजन कहलाता है। आवारा तत्व हाइड्रोजन कहलाता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, प्रतिदीप्त प्रकाश नलिका में आर्गन गैस होती है। यहां देखिए दोस्तों, प्रतिदीप्त प्रकाश नलिका में आर्गन गैस होती है। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यानी कि प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार प्रश्न पूछे तो आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों? क्वेश्चन क्या बनेगा? प्रतिदीप्त प्रकाश नलिका में कौन सी गैस होती है? तो आपका जवाब आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों? आर्गन गैस। क्या होगा दोस्तों? आर्गन गैस होती है। प्रतिदीप्त प्रकाश नलिका में आर्गन गैस होती है। क्लियर। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में प्लूटोनियम तत्व का उपयोग किया गया था। ठीक। यहाँ पे देखिए हिरोशिमा में यानी कि यूरेनियम, कहने का मतलब है 1945 में नागासाकी में गिराए जाने वाले बमों में कौन सा तत्व था? तो आपका जवाब क्या होगा दोस्तों? प्लूटोनियम। प्लूटोनियम तत्व था। ठीक। अब देखिए अगर आपसे ये पूछा जाए कि हिरोशिमा में कौन सा तत्व था? तो यूरेनियम। यहां देखिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में प्लूटोनियम तत्व का उपयोग किया गया था। और देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए एक पॉइंट और दे दिया गया है बढ़िया से, हिरोशिमा में कौन सा तत्व था? यूरेनियम। कहने का मतलब है नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा तत्व था और हिरोशिमा में कौन सा तत्व था? तो आपका दो प्रश्न का आंसर ये होगा कि नागासाकी में गिराए गए बमों में जो तत्व है वो है प्लूटोनियम। क्या था दोस्तों? प्लूटोनियम। और हिरोशिमा में यूरेनियम। ठीक। अब देखिए एक बार फिर इसको पढ़ लीजिए। 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में प्लूटोनियम तत्व का उपयोग किया गया था और हिरोशिमा में यूरेनियम तत्व का उपयोग किया गया था। क्लियर। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। पोटेशियम। पोटेशियम डाइक्रोमेट हरा रंग उत्पन्न करता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट हरा रंग उत्पन्न करता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, मीथेन और CO2 बायोगैस के मुख्य तत्व हैं। कहने का मतलब है बायोगैस का मुख्य तत्व कौन सा है दोस्तों? मीथेन और CO2। मीथेन और CO2 बायोगैस का मुख्य तत्व है। क्लियर। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं दोस्तों। कैलोरीमीटर तांबा से बनाया जाता है। कैलोरीमीटर तांबा से बनाया जाता है। अगर प्रतियोगी यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस प्रकार प्रश्न पूछ लिया जाए कि तांबा किससे बनाया जाता है? तो आपका जवाब आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों? कैलोरीमीटर से। तांबा जो है कैलोरीमीटर से बनाया जाता है। ठीक। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों। आकाश में बिजली चमकने के दौरान नाइट्रोजन पारा ऑक्साइड बनती है। आकाश में बिजली चमकने के दौरान क्या बनती है दोस्तों? नाइट्रोजन पारा ऑक्साइड बनती है। तो अब आप प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर क्वेश्चन बनता है कि आकाश में बिजली चमकने के दौरान क्या बनती है, तो आपका जवाब आपका उत्तर क्या होना चाहिए दोस्तों? नाइट्रोजन पारा ऑक्साइड बनती है। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्रोमियम। क्रोमियम तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है। क्रोमियम तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, क्वार्ट्ज में ये क्या लिखा है दोस्तों? क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज में सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन तत्व मौजूद होते हैं। क्वार्ट्ज में सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन तत्व मौजूद होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, रासायनिक दृष्टि से
वाटर ग्लास सोडियम सिलिकेट है। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास सोडियम सिलिकेट है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, अंडे का आवरण कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अंडे का आवरण कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। क्लियर। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। कैप्सूल, कैप्सूल का आवरण स्टार्च का बना होता है। कहने का मतलब है, अगर क्वेश्चन बने कि कैप्सूल का जो आवरण होता है वो किसका बना होता है, तो आपका जवाब क्या होगा दोस्तों, स्टार्च का बना होता है। कैप्सूल का जो आवरण है वो स्टार्च का बना होता है दोस्तों। ठीक। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। डीडीटी का पूर्ण रूप डाइक्लोरोडाई फिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन है। डीडीटी का जो पूर्ण रूप है वो होता है डाइक्लोरोडाई फिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, सोना। क्या है दोस्तों, सोना तत्व सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है। अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस प्रकार आ जाए क्वेश्चन प्रश्न कि सोना तत्व सदैव किस अवस्था में पाया जाता है, तो आपका जवाब क्या होगा दोस्तों, मुक्त अवस्था में पाया जाता है। क्लियर। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। पृथ्वी के आरंभिक वातावरण में ऑक्सीजन तत्व मौजूद नहीं था। पृथ्वी के आरंभिक वातावरण में ऑक्सीजन तत्व मौजूद नहीं था। क्लियर। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। मोटर कारों से निकलने वाले उजले धुएं में सीसा तत्व प्रमुखता से पाया जाता है। कहने का मतलब है, जो मोटर कारों से निकलने वाले उजले धुएं में सीसा तत्व प्रमुखता से पाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, जल स्रोतों में प्रदूषण की मात्रा बढ़ने से मछलियां O2 की कमी के कारण मर जाती हैं। अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन प्रश्न इस प्रकार बन जाए, जल स्रोतों में प्रदूषण की मात्रा बढ़ने से मछलियां किसकी कमी के कारण मर जाती हैं, तो आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों, O2। O2 की कमी के कारण मर जाती हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, प्रोटीन नाइट्रोजन गैस का प्रमुख यौगिक है। प्रोटीन नाइट्रोजन गैस का प्रमुख यौगिक है। कहने का मतलब है, अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में आ जाए कि नाइट्रोजन गैस का प्रमुख यौगिक क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा दोस्तों, प्रोटीन। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, तारा बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ हाइड्रोजन व हीलियम गैसों से होता है। तारा बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ हाइड्रोजन व हीलियम गैसों से होता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, बिजली चमकने के कारण हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कुछ भाग नाइट्रोजन ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। बिजली चमकने के कारण हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कुछ भाग नाइट्रोजन ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, कांच, सीमेंट और क्वार्ट्ज का उभयनिष्ठ तत्व सिलिकॉन है। कांच, सीमेंट और क्वार्ट्ज का उभयनिष्ठ तत्व सिलिकॉन है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, जंग लगने से लोहे का वजन बढ़ता है जबकि लोहे की आयु घटती है। क्वेश्चन को समझिएगा दोस्तों, जंग लगने से लोहे की वजन बढ़ता है जबकि लोहे की जो आयु जो होती है वो क्या होती है, घटती है। अब देखिए प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार क्वेश्चन बनेगा वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और उसको 2 से 3 बार पढ़िए जैसे मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक। जंग लगने से लोहे का वजन घटता है कि बढ़ता है, तो दोस्तों आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों, बढ़ता है। जंग लगने से लोहे का वजन बढ़ता है ना कि घटता है। आपका जवाब क्या होगा दोस्तों, अगर लोहे में जंग लगता है तो उसका जो वजन होता है वो हमेशा बढ़ता है। ठीक। जंग लगने से लोहे का वजन बढ़ेगा जबकि उसकी जो मतलब आयु होती है, मतलब लोहे की जो आयु होगी वो क्या होगी, घटेगी। ज्यादा टाइम तक टिका नहीं रहेगा, मतलब उसकी आयु जो है घटती रहेगी। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ को तत्व कहते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार क्वेश्चन बनेगा, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ को क्या कहते हैं, तो आपका जवाब, आपका उत्तर होगा दोस्तों, तत्व कहते हैं। एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ को तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, तत्व कहते हैं।
क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, धातु में आघातवर्धनीयता का गुण पाया जाता है। कहने का मतलब है, अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछ लिया जाए कि धातु में कौन सा गुण पाया जाता है, तो आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों? आघातवर्धनीयता का गुण पाया जाता है। धातु में आघातवर्धनीयता का गुण पाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सल्फर, कोयले का चूर्ण एवं सोरा से बारूद का निर्माण होता है। सल्फर, कोयले का चूर्ण एवं सोरा से बारूद का निर्माण होता है। अगर ये आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाए कि बारूद का निर्माण किससे होता है, तो आपका जवाब, आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों? सल्फर, कोयले का चूर्ण एवं सोरा से बारूद का निर्माण होता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, बारूद एक मिश्रण है। बारूद एक मिश्रण है। अगर ये पूछ लिया जाए बारूद क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा दोस्तों? बारूद मिश्रण है। क्या है? मिश्रण है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, वायु विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण है। वायु विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, पानी और दूध का मिश्रण समांगी मिश्रण है। पानी और दूध का मिश्रण समांगी मिश्रण है। अब देखिए प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार प्रश्न आएगा। पानी और दूध का मिश्रण, पानी और दूध का मिश्रण कौन सा मिश्रण कहलाएगा? तो आपका जवाब, आपका उत्तर दोस्तों समांगी मिश्रण कहलाएगा। पानी और दूध का मिश्रण समांगी मिश्रण कहलाएगा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, बारूद और कुहासा विषमांगी मिश्रण है। बारूद और कुहासा विषमांगी मिश्रण है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त होते हैं। इन लैंपों में सोडियम का उपयोग करते हैं। अगर ये प्रतियोगी परीक्षाओं में देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको आप लोग अच्छी तरह समझ लीजिए। अगर ये कह दिया जाए सड़क में जो रोशनी के लिए पीले लैंप का प्रयोग होता है, उसमें किसका उपयोग होता है, तो आपका जवाब क्या होगा दोस्तों? सोडियम का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? सोडियम का प्रयोग होता है। ठीक। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। टंगस्टन, टंगस्टन तत्व बहुत कठोर एवं बहुत तन्य होते हैं। टंगस्टन तत्व बहुत कठोर एवं बहुत तन्य होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण के लिए सिलिकॉन तत्व की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करने के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है, तो आपका जवाब होगा दोस्तों सिलिकॉन तत्व की आवश्यकता होती है। किस तत्व की आवश्यकता होती है दोस्तों? सिलिकॉन तत्व की आवश्यकता होती है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण यानी परिवर्तित करने के लिए। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, वह रासायनिक तत्व जो किसी प्रोटीन का पहचान कराता है, क्या कहलाता है दोस्तों? नाइट्रोजन। वह रासायनिक तत्व जो किसी प्रोटीन की पहचान कराता है, नाइट्रोजन है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, सीसा अति शीतल द्रव का उदाहरण है। सीसा अति शीतल द्रव का उदाहरण है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए प्रतियोगी परीक्षाओं में सीसा किस द्रव का उदाहरण है, तो आपका जवाब होगा दोस्तों सीसा अति शीतल द्रव का उदाहरण है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, शीतल पेय, कहने का मतलब है शीतल पेय अचारों और मुरब्बों के परिरक्षण के लिए उपयोग में लाए जाने वाला रसायन सोडियम बेंजोएट है। अब देखिए प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार पूछ लेगा क्वेश्चन। शीतल पेय अचारों और मुरब्बों के परीक्षण के लिए उपयोग में लाए जाने वाला रसायन क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा दोस्तों? सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, डीजल के जलने से CO एवं SO2 खतरनाक विषैले गैस निकलती है। डीजल के जलने से CO एवं SO2 खतरनाक विषैले गैस निकलती है। अगर आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछ लिया जाए डीजल के जलने से कौन सी खतरनाक विषैले गैस निकलती है, तो आपका जवाब क्या होगा दोस्तों? CO और SO2 गैस निकलती है। ठीक। अब देखिए CO हीमोग्लोबिन से मिलकर एक ऐसा मिश्रण बनाता है जो रक्त को ऑक्सीजन ग्रहण करने से रोक देता है। इस मिश्रण का नाम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है। क्या है दोस्तों? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मोमबत्ती के
मोमबत्ती के लौ का बाहरी भाग नीला क्यों होता है? क्योंकि यह नाइट्रोजन के संपर्क में होता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, मोमबत्ती के लौ के बाहरी भाग हमें नीला क्यों दिखाई पड़ता है? इसका जो कारण है दोस्तों वो है नाइट्रोजन के संपर्क में होता है, इसलिए नीला दिखाई पड़ता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पानी में सोडियम डालने पर, यहां देखिए पानी में सोडियम डालने पर जलने लगता है, जलने वाली गैस हाइड्रोजन है। पानी में सोडियम डालने पर जलने लगता है, जो जलने वाली गैस है वो क्या कहलाएगा दोस्तों? हाइड्रोजन कहलाएगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, येलो केक यूरेनियम ऑक्साइड को कहते हैं। येलो केक यूरेनियम ऑक्साइड को कहते हैं। कहने का मतलब अगर आपसे पूछ लिया जाए येलो केक किसको कहते हैं, तो यूरेनियम ऑक्साइड को कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, विश्व में CO2 का सबसे बड़ा उत्सर्जन देश USA है। क्या है दोस्तों? कौन सा देश है? कहने का मतलब है विश्व में CO2 का सबसे बड़ा उत्सर्जन कौन सा देश कहलाएगा? USA कहलाएगा। क्लियर?